कक्षा 12 राजनीति विज्ञान दो ध्रुवीयता का अंत का शेष भाग। सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है। क्या यह संभव है? यह सही है कि सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है। यद्यपि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा का प्रबल समर्थक और उसका प्रतीक था, लेकिन वह समाजवाद के एक रूप का प्रतीक था। समाजवाद के अनेक रूप हैं और समाजवादी विचारधारा के उन रूपों को अभी भी विश्व के अनेक देशों ने अपना रखा है। दूसरे, समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार विकास होता रहा है और अब भी हो रहा है। इसलिए सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है। सोवियत और अमेरिकी दोनों खेमों के शीत युद्ध के 5 देशों के नाम बताइए। शीत युद्ध के दौर के सोवियत और अमेरिकी खेमों के 5 देशों के नाम। अमेरिकी खेमा: संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली। सोवियत खेमे के देश: सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी। सोवियत संघ के विभाजन के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, अथवा सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ, कारणों सहित विवेचना कीजिए, अथवा सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। सोवियत संघ के विभाजन अर्थात विघटन के लिए उत्तरदायी कारण। विश्व की दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ का सन 1991 में अचानक विघटन हो गया और इसके साथ ही सोवियत संघ की साम्यवादी शासन व्यवस्था का भी अंत हो गया। सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण: राजनीतिक, आर्थिक संस्थाओं की शिथिलता। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था वर्षों तक रुकी रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की व्यापक कमी हो गई और सोवियत संघ की एक बड़ी आबादी अपनी राज व्यवस्था को संदेह की नज़र से देखने लगी थी। सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदर से कमजोर हो चुकी थी, जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। फलस्वरूप यह स्थिति सोवियत संघ के पतन या विभाजन का कारण बनी। संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर व्यय करना। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध आने के पीछे एक कारण यह भी है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर व्यय किया। साथ ही उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत संघ के नियंत्रण में रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव पड़ा। अर्थव्यवस्था का यह गतिरोध आगे चलकर इसके विभाजन का कारण बना। औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में पिछड़ना। औद्योगिकीकरण के विरोध के कारण सोवियत संघ में विज्ञान और तकनीक का विकास नहीं हो पाया। कृषि के द्वारा देश का विकास उस गति से नहीं हो पाया जैसा कि पश्चिमी देशों का हुआ। सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ चुका था। इससे लोगों को मनोवैज्ञानिक धक्का लगा, जो सोवियत संघ के विभाजन का एक कारण बना। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यही पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। एक ही दल होने से संसाधनों पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण रहता था, साथ ही जनता के पास कोई विकल्प भी नहीं था। पार्टी के अधिकारों को आम नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राज व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। साथ ही चुनाव का भी कोई विकल्प नहीं था। अतः धीरे धीरे सरकार का जनाधार खिसकता चला गया, जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधार एवं जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी, तो लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था, और जनता गोर्बाचेव की धीमी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठी। धीरे धीरे खींचातानी में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरह से जाता रहा। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हो गया। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। रूस और बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लताविया एवं लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे।
राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? सविस्तार। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम सोवियत संघ की दूसरी दुनिया एवं पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति की दृष्टि से गंभीर रहे, जिनका विवरण विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है। शीत युद्ध के दौर की समाप्ति। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन का प्रथम परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति के रूप में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को हटा पाएगी या नहीं, यह विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के विचारात्मक शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उकसाया था, हथियारों की तीव्र होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था और विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव। शीत युद्ध के अंत के समय केवल दो संभावनाएं थीं, या तो बनी हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस प्रकार बहुध्रुवीय विश्व बनेगा। किंतु हुआ यह कि अमेरिका महाशक्ति बन बैठा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव आया। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरकर सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि। सोवियत संघ के विभाजन से संपूर्ण विश्व में साम्यवाद का प्रभाव भी कम हो गया था, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बन गई। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन्हीं देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने ऋण दिया था। इन समस्त बातों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाने और विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने में सहायता पहुंचाई। नए स्वतंत्र देशों का उदय। चौथा महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि सोवियत खेमे के अंत के साथ ही नए देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्य एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। ये राष्ट्र हैं रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अर्मेनिया, बेलारूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, तजिकिस्तान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान। इनमें से कुछ देश विशेष रूप से बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशिया के देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए देश सामने आए। खनिज तेल भंडारों पर अमेरिकी प्रभाव का बढ़ना। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका पर अब किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने धीरे धीरे प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। उसने मध्य पूर्व में घुसपैठ करना प्रारंभ कर दिया और वहां के तेल भंडारों पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। हिंसक अलगाववादी आंदोलन का प्रारंभ। सोवियत संघ से अलग हुए कई गणराज्यों में अनेक कारणों से संघर्ष होने लगे। चेचन्या और तजिकिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला। तजिकिस्तान लगभग 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान आदि में मौजूदा शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। शॉक थेरेपी क्या है? इसके विभिन्न परिणाम बतलाइए। विद्यार्थियों को हम बता दें कि शॉक थेरेपी से संदर्भित प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो प्रायः पूछा ही जाता है। शॉक थेरेपी का अर्थ साम्यवाद के पतन के पश्चात पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक
पूंजीवादी व्यवस्था के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर से संक्रमण का एक विशेष मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी अथवा आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है। शॉक थेरेपी में संपत्ति पर निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यापारिक स्वामित्व के ढांचे को अपनाना, पूंजीवादी पद्धति से खेती करना, मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना, वित्तीय खुलापन और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता को अपनाना शामिल है। शॉक थेरेपी का परिणाम अर्थव्यवस्था का नष्ट होना। सन 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक ले गई जिसका उसने वादा किया था। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई और जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों अथवा कंपनियों को बेच दिया गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा नियंत्रित औद्योगिकीकरण नीति की अपेक्षा बाजार की शक्तियां कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को नष्ट करने वाला सिद्ध हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आकी गई, उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए समस्त जनता को अधिकार पत्र प्रदान किए गए थे, लेकिन अधिकांश जनता ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों को बेच दिया, क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो गई और लोग निर्धन हो गए। खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। शॉक थेरेपी के कारण सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई। अब लोगों की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था भी समाप्त हो गई, जिस कारण लोगों के समक्ष खाद्यान्न की समस्या भी उत्पन्न होने लगी। रूस ने खाद्यान्न का आयात कर दिया। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसके स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था को नष्ट किया जाना। सोवियत संघ से अलग हुए राज्यों में समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। समाजवादी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। समाजवादी व्यवस्था के स्थान पर नई पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के बदलने से लोगों को प्रदान की जाने वाली राज्य की रियायतें समाप्त हो गई, जिससे अधिकांश लोग निर्धन होने लगे। इस कारण मध्यम और शिक्षित वर्ग का भी पलायन हुआ। वहाँ कई देशों में एक नया वर्ग उभर कर सामने आया, जिसे माफिया वर्ग के नाम से जाना गया। इस वर्ग ने वहाँ की अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को अपने हाथों में ले लिया। आर्थिक असमानताओं का जन्म। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल गणराज्यों और विशेषकर रूस में अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई तैयार हो गई। अब धनी और निर्धन के बीच गहरी असमानता ने जन्म ले लिया था। लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में शॉक थेरेपी के अंतर्गत आर्थिक परिवर्तन को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उसे पर्याप्त स्थान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों में जल्दीबाजी में संविधान तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया और उसके हाथों में अधिकांश शक्तियां प्रदान कर दी गई। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई। शासकों का सत्तावादी स्वरूप। एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान कर दी गई और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। उदाहरण के लिए तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और उसके बाद समय सीमा को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसले से असहमत या विरोध की अनुमति नहीं दी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित नहीं। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है, जिसे स्थापित किया जाना आवश्यक है। सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोषों का उल्लेख कीजिए। सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोष। सोवियत प्रणाली पर नौकाशाही का पूर्ण नियंत्रण था। सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती चली गई और जन साधारण का जीवन लगातार कठिन होता चला गया। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय कठोर शासन
साम्यवादी दल का देश की समस्त संस्थाओं पर कड़ा नियंत्रण और यह दल जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी भी नहीं था। सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूस का अत्यधिक वर्चस्व था। शेष 14 गणराज्यों के लोग स्वयं को उपेक्षित और दबा हुआ समझते थे। सोवियत प्रणाली प्रौद्योगिकी और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने में विफल रहने के कारण ही पाश्चात्य देशों से काफी पिछड़ गई। सोवियत संघ ने हथियारों के विनिर्माण में देश की आय का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय कर दिया। सोवियत प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई सन 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं: सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। इसके दूर दराज के क्षेत्र भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिनमें खनिज तेल, लोहा, उर्वरक, इस्पात और मशीनरी आदि शामिल थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के विघटन के विश्व राजनीति में क्या परिणाम निकले? सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के विघटन के विश्व राजनीति में परिणाम। दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष के समाप्ति में हुआ। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। दूसरी दुनिया के पतन से विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। इस कारण विचारों और संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति उभर कर सामने आया और एक ध्रुवीय विश्व राजनीति सामने आ गई। सोवियत खेमे के अंत से अनेक नए देशों का उदय हुआ। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्तों को जारी रखते हुए पश्चिमी देशों के साथ संबंध बढ़ाए। मान लीजिए सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ होता और विश्व 1980 के मध्य की तरह दुध्रुवी होता, तो यह अंतिम 2 दशकों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता? इस प्रकार के विश्व के 3 क्षेत्रों या प्रभाव और विकास का वर्णन करें जो नहीं हुआ होता। सन 1991 में यदि सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ होता तो ये अंतिम दोनों दशक भी शीत युद्ध की राजनीति से प्रभावित रहते और विश्व में प्रमुख प्रभाव होते। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना नहीं होती। यदि सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ होता तो विश्व राजनीति में एक ही महाशक्ति अमेरिका का यह वर्चस्व नहीं होता जो सोवियत संघ के पतन के बाद हुआ है। अफगानिस्तान और इराक देशों की स्थिति में परिवर्तन। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में अपना हस्तक्षेप अत्यधिक बढ़ा दिया। दोनों को युद्ध के लिए मजबूर कर उन्हें तहस नहस कर दिया। यदि सोवियत संघ का पतन न हुआ होता तो इन क्षेत्रों में सोवियत संघ अमेरिका का विरोध करता और युद्ध का विरोध करता। संयुक्त राष्ट्र की स्थिति में परिवर्तन। यदि सोवियत संघ का पतन नहीं होता तो संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की मनमानी नहीं चलती और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावशीलता समाप्त नहीं होती। द्विध्रुवीय विश्व के पतन के कारणों को समझाइए। द्विध्रुवीय विश्व के पतन के कारण। द्विध्रुवीय विश्व के पतन के प्रमुख कारण। अमेरिकी गुट में फूट द्विध्रुवीय विश्व के पतन का एक प्रमुख कारण अमेरिकी गुट में फूट पड़ना था। फ्रांस जैसा देश अमेरिका पर अविश्वास करने लगा था। सोवियत गुट में फूट। सोवियत गुट से पूर्वी यूरोपीय देशों और चीन का अलग होना सोवियत खेमे को कमजोर कर गया। सोवियत संघ का पतन। द्विध्रुवीय विश्व के पतन का एक प्रमुख कारण सोवियत संघ का पतन रहा। गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अधिकांश विकासशील देशों को दोनों गुटों से अलग रखने में सफलता पाई, जिससे द्विध्रुवीय विश्व को झटका लगा। 1950 के दशक में द्विध्रुवीय में आई दरारों का उल्लेख कीजिए। द्विध्रुवीय की दरारें 1950 के दशक में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिनके कारण द्विध्रुवीकरण में कमजोरी आई।
सोवियत खेमे में दरार। सन 1948 में यूगोस्लाविया ने सोवियत संघ से अपने आप को स्वतंत्र करने में सफलता प्राप्त कर ली। सन 1956 में हंगरी ने भी स्वतंत्रता के प्रयास किए। इससे सोवियत खेमे को गहरा झटका लगा। 1960 के दशक में चीन सोवियत सीमा विवाद, 1970 के दशक में चीन अमेरिकी वार्ता, आज से चीन और सोवियत संघ में दरारें आई। पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के उदारवादी आंदोलन व रोमानिया द्वारा कार्य करने की स्वतंत्रता ने सोवियत खेमे को और कमजोर कर दिया। अमेरिकी खेमे में दरार। सन 1956 में ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रयासों से अमेरिकी खेमे के विश्वास को झटका लगा। लैटिन अमेरिका में क्यूबा के साम्यवादी देश के रूप में उभरने से अमेरिकी गुट को धक्का लगा। किन कारणों से गोर्बाचेव को सोवियत संघ में सुधार करने के लिए बाध्य किया? मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत प्रणाली में इन प्रमुख कारणों की वजह से सुधार लाना चाहते थे। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों की तुलना में काफी पिछड़ गई थी। अर्थव्यवस्था में गतिरोध पैदा होने की वजह से देश में उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी उत्पन्न हो रही थी। सोवियत संघ को पाश्चात्य देशों की बराबरी पर लाने के लिए गोर्बाचेव सोवियत प्रणाली में सुधार लाना चाहते थे। सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य समाजवादी शासन से ऊब चुके थे और वे विद्रोह करने पर आमादा हो गए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने के लिए वहां सुधार करने पर फैसला किया। सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की भूमिका का वर्णन कीजिए। सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की भूमिका। सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। गोर्बाचेव ने आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सुधार के प्रयत्न किए थे। वे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को पश्चिम की बराबरी पर लाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने प्रशासनिक ढांचे में लचीलापन लाने का प्रयास किया। लेकिन गोर्बाचेव ने देश में समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, भ्रातृत्व और एकता के वातावरण को तैयार किए बिना ही पुनर्गठन, पेरेस्ट्रोइका और खुलापन, ग्लासनोस्त जैसे महत्वपूर्ण नीतियों को लागू कर दिया था। गोर्बाचेव द्वारा लागू की गई जनतांत्रिक नीतियों के कारण सोवियत संघ के कुछ गणराज्यों में सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण का विचार उत्पन्न हुआ। रूस, बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन और जॉर्जिया में राष्ट्रीयता और संप्रभुता की इच्छा का उभार सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ को अपने कुछ गणराज्यों के अलग होने के निर्णय को मान्यता देनी पड़ी। इसके पश्चात तो एक के बाद एक सोवियत संघ के सभी 15 गणराज्य अलग होकर स्वतंत्र होते गए और देखते देखते सोवियत संघ का विघटन हो गया। बर्लिन की दीवार का निर्माण और विध्वंस किस प्रकार की घटना कहलाती है? शीत युद्ध के उत्कर्ष के चरम दौर में सन 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। यह दीवार शीत युद्ध का प्रतीक रही। सन 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता ने इसे गिरा दिया। यह जर्मनी के एकीकरण, साम्यवादी खेमे की समाप्ति और शीत युद्ध की समाप्ति की शुरुआत थी। सन 1989 में बर्लिन की दीवार के ढहने को द्विध्रुवता का अंत क्यों कहा जाता है? द्विध्रुवता के दौर में जर्मनी दो भागों में विभाजित हो गया था, जहां पूर्वी जर्मनी साम्यवादी सोवियत संघ के प्रभाव में और पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में था। सन 1989 में बर्लिन की दीवार के ढहने के बाद ही संपूर्ण विश्व में से सोवियत संघ का प्रभाव भी समाप्त हो गया। अब तक दो ध्रुवों में विभाजित विश्व एक ध्रुवी हो गया। दूसरी दुनिया के देश से आपका क्या तात्पर्य है, अथवा समाजवादी खेमे के देशों से आप क्या समझते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में विभक्त हो गया। एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। इस गुट में सम्मिलित देशों को पहली दुनिया के देश कहा गया। दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश समाजवादी सोवियत गणराज्य अर्थात रूस कर रहा था। इस गुट के देशों को दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी खेमे के देश कहा जाता है। व्लादिमीर लेनिन पर आप संक्षिप्त टिप्पणी करें। व्लादिमीर लेनिन का जन्म सन 1870 में हुआ था। व्लादिमीर रूस की बोल्शेविक
कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ए सन 1917 की रूसी क्रांति के नायक थे। सन 1917-1924 की अवधि में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष रहे। ये मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार थे। इन्हें संपूर्ण विश्व में साम्यवाद का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। सन 1924 में व्लादिमीर लेनिन का निधन हो गया। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध के कारण सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियारों के विकास और सैन्य साजो सामान पर खर्च किया, जिससे सोवियत संघ में आर्थिक संसाधनों की कमी आ गई। सोवियत संघ को पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर अपने संसाधन खर्च करने पड़े, जिससे वह धीरे धीरे आर्थिक तौर पर कमजोर होता चला गया। आपकी राय में सोवियत संघ के विघटन के दो मुख्य कारण तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा चलाए गए राजनीतिक और आर्थिक सुधार कार्यक्रम, सोवियत संघ के गणराज्यों में लोकतांत्रिक और उदारवादी भावनाओं का उत्पन्न होना। मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा किए गए कार्यों को संक्षेप में बताइए। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। इन्होंने सोवियत संघ के पेरेस्त्रोइका अर्थात पुनर्रचना और ग्लासनोस्त अर्थात खुलेपन की नीति में आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। बोरिस एल्त्सिन पर संक्षिप्त टिप्पणी बताएं। बोरिस एल्त्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने सन 1991 में सोवियत संघ के शासन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। सोवियत संघ के विघटन में प्रमुख भूमिका निभाई। इन्हें साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर हुए संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात स्वतंत्र गणराज्यों का नाम बताइए। सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र हुए गणराज्यों के नाम: रूस, बेलारूस, यूक्रेन, आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। शॉक थेरेपी से आपका क्या अभिप्राय है? शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। शॉक थेरेपी का अभिप्राय है कि धीरे धीरे परिवर्तन न करके एकदम आमूल-चूल परिवर्तन के प्रयत्नों को लादना। रूसी गणराज्य में शॉक थेरेपी से परिवर्तन हेतु जल्दीबाजी में निजी स्वामित्व, वित्तीय खुलापन, मुक्त व्यापार और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता पर बल दिया। शॉक थेरेपी का यह मॉडल विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था। पूर्व सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है? सोवियत संघ के पतन के बाद अस्तित्व में आए नए गणराज्यों में शॉक थेरेपी अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना की विधि द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन शॉक थेरेपी के फलस्वरूप संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। करीब 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। जोसेफ स्टालिन पर संक्षिप्त टिप्पणी। जोसेफ स्टालिन जोसेफ स्टालिन लेनिन के बाद सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता और राष्ट्राध्यक्ष बने। इन्होंने सोवियत संघ का सन 1924 से 1953 तक नेतृत्व किया। इनके काल में सोवियत संघ में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला और खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण किया गया। इन्हीं के काल में शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लें। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था बर्लिन की दीवार का खड़ा किया जाना। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1961 में। शॉक थेरेपी अपनाई गई थी 1990 में। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन की दीवार गिराई 1989 में। सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार माना गया? मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर
कितने नए देशों का उद्भव हुआ? 15। साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ा। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय। वर्तमान विश्व में कौन सा एकमात्र देश महाशक्ति है? अमेरिका। इसी के साथ यह चैप्टर पूर्ण होता है।